हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी सिलेबस से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित तीसरा प्रश्न पत्र देखेंगे। फर्स्ट पेपर जो आपके सिलेबस से संबंधित होगा, इसमें जो 5 यूनिट आपके पास लगे हुए हैं फर्स्ट पेपर में, जो सीटीपी के संबंधित लगा हुआ और सातवीं जीके से संबंधित, तो 6 यूनिट का इसमें मिश्रण किया गया है। तो एक बेहतर रूप दिया गया है इस प्रश्न पत्र को। आप संपूर्ण वीडियो देखना, जिससे कि आपका आकलन मूल्यांकन बेहतर रूप से होता रहे। इससे पूर्व अगर हम यूनिट वाइज की बात करें तो हम करीबन 16 प्रैक्टिस सेट हम इस पूर्व करा चुके हैं यूनिट के माध्यम से, और अब ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा संपूर्ण यूनिट पर आधारित। तो देखते हैं आज का प्रश्न उत्तरी देखते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1857, 1952, 53, 1964, 66। तो किस वर्ष आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो विश्वविद्यालय से संबंधित आपके पाठ्यक्रम में लगाई है यूनिट। हम रेखा, सीमा रेखा को पार करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसी के अंतर्गत हम अपना प्रश्न उत्तरी को सीमित रखेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है। क्योंकि लगभग 135 से 36 तक आपके टॉपिक लगे हैं, तो हम उतना ही सीमित रखेंगे जो पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न उत्तरी होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने आकलन कर दिया होगा, इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि जो विश्वविद्यालय आयोग है वो 52-53 में बना था, तो आप यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ये बात कर रहा है आधुनिक विश्वविद्यालय के, विश्वविद्यालय आयोग की बात नहीं कर रहा है। तो आपको ध्यानपूर्वक कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसको 1-2 बार आप चिंतन मनन के रूप से उसका अध्ययन अवश्य करें। अब देखते हैं कि 1957 में क्यों। देखो, भारतीय शिक्षा का मेघना काटा कहा जाता है 1864 के एक जो अधिनियम था उसके तहत को उसको क्या कहा जाता है, उसमें एक अभूतपूर्व क्रांति हुई थी विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से। तो भारतीय शिक्षा का मेघना काटा किसे कहा जाता है? 1954 के। और इसका क्या, चार्ल्स वुड डिस्पेच की जो एक नीतियाँ 1954 में बनी थी उसको जो है मेघना काटा कहा जाता है। उसी के तहत क्या हुआ कि आधुनिक विश्वविद्यालय के उसको आधार बनाकर, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, 1854 के जो वुड डिस्पेच मेघना काटा का आधार बनाया गया था, उसी को आधार बनाकर जो है आधार बनाकर 1957 में क्या किया गया था? 3 विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। कब? भारत में नहीं, ब्रिटिश भारत में की गई, क्योंकि ब्रिटिश का शासन था। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करेंगे, जिसमें कौन से थे? कोलकाता विश्वविद्यालय, ठीक है, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। इन 3 विश्वविद्यालयों को आप नहीं भूलेंगे, जैसे कि कई बार पूर्व में ये यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी यूजीसी नेट से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन का आधार है वो यहाँ पर भी बन सकता है, ठीक है। और बहुत से भी 18 तारीख को एग्जाम है यूजीसी नेट का, तो उस आधार पर भी आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं जिन्होंने अगर फॉर्म डाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड शिक्षा विभाग का माध्यमिक शिक्षा प्रशासनिक ढांचा का सही क्रम होगा। देखो, 5 यूनिट में सबसे प्रथम जो यूनिट में आपके आयोग समिति लगी हुई है, उसमें सबसे प्रथम क्या दिया गया है? उत्तराखंड का शिक्षा विभाग का माध्यमिक प्रशासनिक ढांचा या प्राथमिक ढांचा, ठीक है, विभागीय ढांचा। ए, निदेशक सचिव अपर सचिव उप सचिव। बी, निदेशक सचिव उप सचिव अपर सचिव। सी, निदेशक अपर सचिव सचिव संयुक्त सचिव। और डी है निदेशक अपर सचिव संयुक्त सचिव और सचिव। एक क्रम में आपने लगाना है कि किस तरीके से प्रशासनिक ढांचा कार्य करता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं प्रधानाचार्य के नीचे टीचर होते हैं, टीचर फिर उसके नीचे क्या होते हैं? क्लर्क होते हैं, उसके बाद जो है 4th क्लास के कर्मचारी होते हैं। तो इसका सही आंसर आपने लगा दिया होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका सही आंसर होगा यानी ए, ठीक है। क्यों होगा? देखो, पहले निदेशक आएगा और उसके बाद क्या आएगा? पहले आएगा निदेशक, फिर सचिव, फिर अपर सचिव और फिर उप सचिव। देखो, जो प्रशासनिक ढांचा वो 3 रूप से हमारा चलेगा। पहले महानिदेशक होगा, महानिदेशक के, ठीक है, जो प्रशासनिक ढांचा होता इसके 3 भाग हैं, ठीक है ना। इसके 3 भाग हैं। पहला निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग का, दूसरा प्राथमिक का होगा और तीसरा क्या होगा? अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण का होगा। जो माध्यमिक का होगा वो इस प्रकार से चलेगा, पहले सचिव होगा, सचिव के बाद अपर सचिव होगा, फिर संयुक्त सचिव होगा और फिर उप सचिव होगा। अब उप संयुक्त सचिव तो है नहीं, तो क्रम में फिर उप सचिव आएगा, ठीक है ना। सचिव के बाद उप सचिव नहीं आएगा, अपर सचिव फिर
क्या आएगा, संयुक्त सचिव फिर अपर सचिव आए। तो इस क्रम में के आधार पर इसका पहला आंसर होगा। आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि सचिव के बाद उप सचिव आएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को आधार दिया गया था। तो आपको चिंतन करने की आवश्यकता जरूर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने ये तीनों को नहीं भूलना है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक और निदेशक, जो जैसे एनसीईआरटी के लिए कार्य करते हैं, डाइट जो होते हैं जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है टीचरों को, तो ये शोध और प्रशिक्षण के अंतर्गत आएंगे। और प्राथमिक और माध्यमिक आप जानते ही हैं, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, यह कथन है विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और सावित्री बाई फुले। तो इसका आंसर सही क्या होगा, तो आपको निश्चित तौर पर आपको अध्ययन बेहतर रूप से आपने किया होगा। तो इसका आंसर ए होगा, डी होगा, सावित्री बाई फुले होगा, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक से किससे संबंध है? ए शिकागो सम्मेलन भाषणों का संकलन, बी भाषणों का संकलन, सी रामकृष्ण मिशन से संबंधित और डी बेलूर मठ से संबंधित। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है और ये विवेकानंद से संबंधित है, आप जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा है, इस जो पुस्तक से है ये किससे संबंधित है। तो निश्चित थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपने अध्ययन किया होगा तो आप बेहतर रूप से जानते हो कि तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। इसका आंसर होगा बी, भाषणों का संकलन है, ठीक है। शिकागो भाषणों का सम्मेलन, ये सारे भाषणों का संकलन ही इसमें उन्होंने किया गया है। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन बहुत से बनते हैं, तो हमें अपने जिज्ञासा इस ओर भी रखने की आवश्यकता है। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो यह 1800 कब की बात है, 97 की बात है। कब स्थापना हुई थी? बेलूर मठ की बात है, पूर्व में भी मैं प्रश्न बना चुका हूँ। यह कब की बात है, जो है 1887 में, ठीक है ना। बेलूर मठ 1887, रामकृष्ण मिशन 1897, ठीक है। शिकागो भाषण तो आप जानते हैं काफ़ी प्रसिद्ध है, लोक चर्चित है, दुनिया में एक अद्भुत अविस्मरणीय इस प्रकार का जो वक्तव्य भाषण दिया था विवेकानंद ने। तो वहाँ पर हमारी लोक संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी भिन्न भिन्न संस्कृति का हमें वहाँ पर देखने को मिला था, जब उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में अपना एक तूफानी भाषण दिया था। यह है 1993 की बात है, 1893 की बात है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे। काफ़ी बेहतर क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है, आप एक बार जरूर इसका अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पर अगर नहीं भी आएगा क्वेश्चन तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन हल कर सके, क्योंकि व्याख्यात्मक का यही होता है कि आपको निश्चित तौर पर इससे ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ए यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार, बी एनसीईआरटी के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी और सी सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह, डी इसरो के अध्यक्ष के.एस. सिवान। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा, तो आपने आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर होगा डी, यानी के.एस. सिवान, ठीक है। तो के.एस. वर्तमान में सिवान नहीं है, सोमनाथ हैं इसके, ठीक है ना। सोमनाथ, ठीक है, इसके श्री एस सोमनाथ हैं इसके, ठीक है। अब यह राहुल सिंह वर्तमान में अभी जस्ट अभी ये बने थे। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले निधि छिब्बर थे, ठीक है ना। निधि छिब्बर थे इससे पहले, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। अभी बने हैं ये, तो वर्तमान की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी वर्तमान में आप जगदीश कुमार को तो जानते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वप्रथम बालिका शिक्षा पर बनी समिति कौन सी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बी राममूर्ति समिति, सी हंसा मेहता समिति और डी दुर्गाबाई देशमुख समिति। तो इसमें से कौन सा सही होगा जिसने बालिका शिक्षा से सर्वप्रथम की बात कर रहा है जो, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा छठा का, तो छठा का सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, यानी दुर्गाबाई देशमुख। आप जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, 1958 में। ये सारे समितियों ने महिला शिक्षा का और बालिका शिक्षा पर कार्य किया। 86 ने भी बहुत 86 ने
जो 86 की नीति थी, दूसरी नीति, उसने तो अभूतपूर्व क्रांति लाई शिक्षा के क्षेत्र में। इसको तो हम भूलेंगे नहीं। भिन्न भिन्न कार्य अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो 1986 की नीति के तहत ही पढ़ते हैं। ठीक है। हंसा मेहता की बात करें तो यहाँ पर एक बेहतर कार्य हुआ था। तो ये कब की बात है? ये 60-62 की बात है। कहीं पर 60 भी मिलेगा, कहीं पर 62 भी मिलेगा। जैसे आपने किताब में 62 भी देखा होगा, लेकिन यूजीसी नेट की बात करूँ 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर 62 का उल्लेख किया गया है, और ज़्यादा 62 भी किया गया है, तो ये 62 की बात करेगा। ठीक है। अगला हम देखते हैं कि जो ये समितियाँ बनी थी, इसमें 86 में भी और राम मूर्ति समिति भी कार्य किया। कुल मिला के कुछ भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी समिति ने कार्य नहीं किया, ऐसा भी आ सकता है। तो 86 ने भी, राम मूर्ति समिति ने भी अच्छा कार्य किया। किस पर? बालिका शिक्षा पर। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 14 और डी अनुच्छेद 21A। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो आप जानते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। 30 भी है, अलग अलग प्रावधान है, लेकिन 29 को भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है ना? उनके शिक्षा से संबंधित और उनके संरक्षण से संबंधित। तो इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जलोटा का बुद्धि परीक्षण है। तो जलोटा का ये भारतीय है। ठीक है ना? जलोटा का बुद्धि परीक्षण किससे संबंधित है? ए सामूहिक बुद्धि परीक्षण, बी एकल बुद्धि परीक्षण, सी एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण और डी हिंदुस्तानी बीने बुद्धि परीक्षण। तो कौन सा परीक्षण जो है जलोटा ने किया था? तो आप इसका सही आंसर लगाएंगे तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर उन्होंने कार्य किया था। ठीक है। अगर हम बात करें, दूसरी ओर हम बात करें, तो जो हिंदुस्तानी बीने का ये फॉर्मेट था बुद्धि का, तो ये राइस ने किया था। ठीक है ना? ये किसका था? राइस का। आ सकता है हिंदुस्तानी बीने वाला है, तो राइस आप भूलेंगे नहीं। अगर हम वही बात करें तो ये काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध है। एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण, ये भाटिया का है। ठीक है ना? भाटिया वाला क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भाटिया का है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन तो होगा ही, उसके अंतर्गत जो भी ऑप्शन में होंगे तो उनसे संबंधित भी आपका रचनात्मक आधार पर हम मूल्यांकन और आकलन करेंगे, तो आपका बेहतर रूप से अध्ययन होगा। 3 पॉइंटों को भी आप नहीं भूलेंगे। आगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 25 से कम बुद्धि लब्धि कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ए संरक्षण योग्य बुद्धि, बी शिक्षण योग्य बुद्धि, सी परिशिक्षण योग्य बुद्धि और डी उपयुक्त में से सभी। तो जो 25 से कम बुद्धि लब्धि होती है उसको हम क्या कहेंगे? उसके लिए क्या साधन? देखो, एक तो प्रतिभा होते हैं, फिर सामान्य होते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न बुद्धियों का जो है हमें उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर 50 से या 75 से नीचे अगर बुद्धि आ गई तो उसको सुधारने के लिए बच्चे के किस प्रकार से हमें क्या क्या विधियाँ अपनानी चाहिए? तो 25 से कम वाली बुद्धि को क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ये, इसको कहेंगे संरक्षण बुद्धि। तब बालक को हम संरक्षण बुद्धि के अंतर्गत रखेंगे। उसके संरक्षण को हम उसके संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। दूसरी पॉइंट, प्रशिक्षण अगर बुद्धि आ गया तो ये 50 से कम बुद्धि को हम प्रशिक्षण बुद्धि कहेंगे। मंद बुद्धि, क्षीण बुद्धि, इसको तो कहेंगे ही, लेकिन इनकी बुद्धियों के लिए जो हमें संरक्षण, प्रशिक्षण, शिक्षण करना है उसको आप भूलेंगे नहीं। पहला संरक्षण योग्य बुद्धि 25 से कम, उसको संरक्षण से उसको सुधारने की हम कोशिश करेंगे। 50 से कम बुद्धि होगी तो प्रशिक्षण योग्य बुद्धि हम उसको कहेंगे प्रशिक्षण। और अगर 70 से कम बुद्धि होती किसी बालक की तो वहाँ पर हम शिक्षण योग्य उस बुद्धि को कहेंगे। उसके हिसाब से हम उसके सुधार के हम रीतियों को आगे बढ़ाएंगे। तो इस पॉइंट को आप नहीं, ये क्वेश्चन बन चुका है उत्तर प्रदेश यूटेट यूटेट में आपने देखा होगा। ठीक है। तो पुरानी बात हो गई है कि इतनी से बुद्धि इतनी तक, जो सामान्य बुद्धि, क्षीण बुद्धि, मंद बुद्धि, प्रतिभा बुद्धि। ठीक है। तो कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे तो निश्चित तौर पर यह अध्ययन आपके लिए बेहतर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 10वां, अनुसूचित
जनजाति रोजगार सरकारी पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया। अनुसूचित जनजाति सी एसटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 342। तो किसकी बात कर रहा है कि अनुसूचित जाति जो है, जो अनुसूचित जाति का है, तो सरकारी पदों, जैसे आपको रोजगार चाहिए तो किस बलबूते पर आपको रोजगार मिलता है? सरकारी पदों पर प्रतिनिधित्व किस सरकार तुम्हें देती है या किसी को भी आरक्षण देती है, तो उसमें किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है, तो यह आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या होगा इसका 10वां का क्या होगा? तो 10वां का सही आंसर होगा 43 के तहत, ठीक है ना। 43 के तहत क्या होता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो रोजगार से संबंधित पर्याप्त पदों पर हमें आरक्षण मिलता है, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक आपने याद रखना है कि मैंने पूर्व में भी कह चुका हूं कि जैसे इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि 338 क के अनुसार 338 ख के अनुसार इसमें उल्लेख किया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो यह आपके लिए आगे एग्जाम के लिए फायदा ही होगा अगर आप इन पॉइंटों को भी नोट करते हैं, क्योंकि पूर्व में मैं चर्चा कर चुका हूं और 1.5 महीने पहले मैं ये प्रैक्टिस सेट डाला था। इस पॉइंट को आप नहीं भूलेंगे। 338 क के तहत किसका उल्लेख किया गया है? 38 में अनुसूचित जाति का किया गया है, जबकि क में क्या किया है? अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया और ओबीसी का उल्लेख 338 ख में किया गया। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे। बाकी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की कल्पना जो कब स्थापना हुई थी उससे भी पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं। 2003 अधिनियम के तहत ये दोनों अलग अलग हो गए थे और 2004 में इनका अस्तित्व आया। तो पूर्व में भी हम बड़ी चर्चा इस पर कर चुके हैं। अगला स्कूली प्रशासन से संबंधित है और स्कूली शिक्षा से संबंधित है। अटल आदर्श विद्यालय की स्थापना आप जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित 2-3 साल से अटल आदर्श चल रहे हैं जो इंग्लिश मीडिया से संबंधित है। तो स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021। तो कौन सा इसमें सही होगा? अटल उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की बात कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? काफ़ी लोग शिक्षक भी होंगे इन विद्यालयों में, तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2021 से यह प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अटल आदर्श स्कूल जो है पूरे प्रदेश में 190 इंग्लिश मीडियम जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल बने थे तब उस जब ये स्टार्ट हुआ था 190 स्कूल, ठीक है ना। उस समय 190 पूरे प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकलांगता का प्रकार नहीं है? देखो इस पर पूर्व में हमने जो विकलांगता से संबंधित 2 टॉपिक अभी लगे हुए हैं, एक तो प्रकार है, एक कारण है और दूसरा अधिनियम है। तो निश्चित तौर से क्वेश्चन बनेगा ए कम दृष्टि, बी मस्तिष्क पक्षाघात, सी वाणी और भाषा और डी मांसपेशियों का विकास। तो इसमें से कौन सा प्रकार जो है विकलांगता का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो 21 प्रकार को थोड़ा आपको देखना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। 2 ही टॉपिक लगे हैं, उसके अंतर्गत 2 बिंदु पर चर्चा की बात अवश्य हमें करनी चाहिए, एक प्रकार और कारण और दूसरा अधिनियम के अंतर्गत और पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे 7 से कितना हुआ था, 95 को निरस्त किया गया था तो 16 लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा मांसपेशियों का विकास नहीं होगा। मांसपेशियों से संबंधित विकार हो सकता है, मांसपेशियों का विकास अगर हो रहा है तो विकलांगता ही किस प्रकार का, ठीक है, नहीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 21 प्रकार से आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। बाकी आरक्षण 3 से 4% इस पर चर्चा कर चुके हैं हम पूर्व में भी। 95 वाला निरस्त हो गया था। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जेंडर से संबंधित है। 2023 ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का स्थान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ए 127, बी 135वां, सी 112वां और डी 132वां। तो 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए यानी 127, ठीक है। अगर हम बात करें तो
तो इससे पूर्व जो है 135वां स्थान था भारत का। ठीक है। दूसरा 2 क्वेश्चन हमें से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर इस आधार पर पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आपने अन्य देखा होगा, EMR का देखा होगा वहाँ सिलेबस में भी, और कई बार नेट में भी पूछा जाता है सतत विकास की बात। तो जो सतत विकास है 2023 में, सतत विकास जो पर भारत का जो स्थान है 112वां है। ठीक है ना। अगर 132 की बात करें हम, तो 132 कौन सा स्थान है भारत का? तो मानव विकास सूचकांक, मानव विकास 2 पॉइंट नहीं बोलेंगे आप। ठीक है। 112वां किससे संबंधित है? सतत विकास। ठीक है। और 132 कौन सा है? मानव विकास से संबंधित। ठीक है। 27वां क्या है? ग्लोबल जेंडर। पूर्व में क्या था? 35 था। 12वां था सतत विकास 2023 की बात करें। मानव विकास 2021-20 की बात है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रबंध प्रेरणा सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो, हर्जबर्ग, मियो, रोजर्स। तो किसने दिया था अभिप्रेरणा का? अभिप्रेरणा आपके सिलेबस में लगा हुआ है तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, पूर्व में भी शायद करा चुका हूँ, तो इसका सही आंसर होगा मियो। ठीक है ना। मियो ने अभिप्रेरणा का क्या सिद्धांत दिया था? प्रबंध सिद्धांत दिया था। मैस्लो की बात करें तो मैस्लो को आप जानते हैं कि इन्होंने आवश्यकता पद अनुक्रमिक या पद अनुक्रम सिद्धांत दिया था। ठीक है, मैस्लो ने। ठीक है। हर्जबर्ग आप जानते हैं कि शायद पिछली बार पूछा गया था, ये इनने प्रेरणा का स्वच्छता सिद्धांत दिया था। प्रेरणा का स्वच्छता, आपके पास स्वच्छता भी लगा है, इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। ठीक है ना। प्रेरणा का स्वच्छता सिद्धांत दिया था, जिसको द्विकारक सिद्धांत भी, कई बार द्विकारक सिद्धांत आ जाता है तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, वो स्पेयरमैन का बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत है। इनका भी इसे भी द्विकारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, अभिप्रेरणा या प्रेरणा का स्वच्छता सिद्धांत को। ठीक है। रोजर की बात करें तो स्वयं प्रत्यय, रोजर का क्या था? स्वयं प्रत्यय का सिद्धांत था। तो ये सारे सिद्धांत जो हैं आपके अभिप्रेरणा में लगे हुए और ये महत्वपूर्ण है सारे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बनाया गया, तो काफ़ी दिनों से आपकी मांग चल रही थी कि सर इस पर लाना ही लाना होगा, तो काफ़ी मैसेज आपके आ जाते हैं कि इस पर कार्य करने के लिए फिर हमें मजबूर करना ही पड़ता है। नहीं तो आजकल हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो जो है अभ्यर्थी हिंदी का प्रैक्टिस सेट हिंदी वाले हैं तो वहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमन अपने सामाजिक नेटवर्क वर्किंग पेज में एक वीडियो फाइल छोड़ता है जो कि अल्प अवधि में अनेक लोगों तक देखा गया। इस वीडियो को कहेंगे डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल, ओपन सोर्स और वायरल। एक देखो, अमन ने एक जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था और वह बहुत तेज़ी से फैल गया, तो इसको क्या कहेंगे हम? ठीक है। तो उसको आपको पता है कि वायरल आप जानते ही हैं, जैसे आप यूट्यूब पर डालते हैं, कई माध्यमों से डालते हैं और काफ़ी लोगों तक पहुंच जाता है, तो उसको हम वायरल भी कहते हैं। वो भी वायरस का ही माध्यम एक है। इस पॉइंट को आप इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको, ठीक है ना, वो तेज़ी से कोई फैल गया तो उसे भी हम वायरल या वायरस कहते हैं। ये वायरल है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा नियामक परिषद के अनुसार किसको छोड़कर सभी विषयों के लिए एकल बिंदु नियामक होगी? ए शिक्षा शिक्षा शिक्षक शिक्षा, बी कृषि विज्ञान, सी प्रबंध चिकित्सा शिक्षा। तो कौन सा इसमें नहीं होगा जो एकल, ठीक है ना, एक NEP के अनुसार उस शिक्षा के लिए एक क्या बनाया जाएगा? एक नियामक परिषद बनाया जाएगा और एकल बिंदु नियामक होगी। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत कौन सा नहीं होगा? तो चिकित्सा शिक्षा नहीं होगी। पहले तो इसके अंतर्गत 4 वो बनेंगे। ठीक है ना। 4 प्रकार से उस शिक्षा के 4 वो बनेंगे। क्या बनेंगे? निकाय बनेंगे। ठीक है। ये कई बार अभी पूछा गया था, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, ऐसा भी बन सकता है। तो इन क्वेश्चनों को आपने देखना है। तो इसमें हमें एक तो इसके अंतर्गत GEC है। ठीक है ना। GEC है, जर्नल एजुकेशन काउंसिल है। उसके बाद इसमें एक है
EG और C, यानी हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है। और उसके अंतर्गत एक इसमें दो और हैं, एक इसमें NAC है। ये नाम थोड़ा नोट कर लेना, बाकी विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 4 पॉइंट आप कर लें कि इसके अंतर्गत 4 जो है क्या बनेंगे, निकाय, 4 संस्थान या निकाय बनेंगे। और पांचवा जो चौथा संस्थान है वो बनेगा NHERC, ठीक है ना। तो इसको भी आप पॉइंट, नेशनल हायर एजुकेशन, इस संबंधित ये 4 जो है निकाय बनेंगे। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना, इन चारों को। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। ट्विटर सर्वाधिक प्रसिद्ध और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। बी है यूट्यूब सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग साइट है। उपयुक्त विकल्प में से सही का चयन कीजिएगा। क्या दोनों सही होंगे? ए और बी दोनों सही, बी ए और बी दोनों गलत, सी ए और बी गलत। ए सही और बी गलत है, और डी उपयुक्त में से दोनों गलत हैं। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो आप जानते हैं इसमें ज़्यादा चिंतन मंथन करने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं ट्विटर सर्वाधिक लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, और ब्लॉगिंग आपके पास लगा ही है। और इससे संबंधित जो है ITC के अंतर्गत या क्वेश्चन आ सकता है। तो यूट्यूब सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग साइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है दर्शन को फिलोसॉफी नाम से जाना जाता है। ग्रीक शब्द से बना है फिलोस और सोफिया। तो फिलोस का अर्थ क्या होगा, सोफिया का अर्थ क्या होगा? ठीक है, दर्शन साथ आप जानते हैं कि दर्शन जो है फिलोसॉफी नाम से जाना जाता है, और ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। ये से भी क्वेश्चन बन सकता है, फिलोस और सोफिया, दो शब्दों से, ठीक है। तो सोफिया का अर्थ क्या होगा? सोफिया का अर्थ आपको जानना है। ए प्रेम या अनुराग, बी ज्ञान या विद्या, सी शिक्षा देना, और डी शिक्षित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ज्ञान या विद्या, यानी बी आंसर इसका 18 का होगा, ठीक है। अगर इस फिलोस का अर्थ आएगा तो फिलोस प्रेम या अनुराग आएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर का। शिक्षा में प्रगतिवाद की कौन सी देन नहीं है? प्राकृतिकवाद होगा ये, ठीक है ना। इसको प्रकृतिवाद कर लेना, ठीक है। प्रकृतिवाद कर लेना इसको कि देन नहीं है। ए बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित, बी अनुभव पर बल देना, सी है खेलों को प्रमुखता देना, और डी है ज्ञान इंद्रियां या ज्ञान का मुख्य द्वार है। तो कौन सा इसमें नहीं होगा? जो प्रकृतिवाद से संबंधित विशेषता नहीं हो शिक्षा से संबंधित, वो डी होगा, ज्ञान इंद्रियों द्वारा मुख्य। ये किससे संबंधित है? आदर्शवाद से संबंधित होगा, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो है आपका जीके से संबंधित होगा। भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? जैसे आप सांसद बन गए तो संसद में, नए भवन में आप जाएंगे, तो इसका थोड़ा ज्ञान आपको होना चाहिए उसे। और आपके पास लगा है कि पर्यटन धार्मिक स्थल लगा, तो हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है। ए 28 मई 2022 को, 28 मई 2023, बी सी है 2 अक्टूबर 23, और डी है 5 सितंबर 2023। तो नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, तो नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था, यह महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें आपने अपना आकलन कर दिया होगा। तो इसका 28 मई 2023 को हुआ था नए जो है संसद भवन का। ये जीके में आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चनों का आधार कुछ भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक का एक कार्य प्रकाश स्तंभ, एक संकेत बोर्ड, एक संदर्भ पुस्तक, एक शब्दकोश है, या कथन किस दार्शनिक का है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। शिक्षक का कार्य जो है इनसे संबंधित, तो क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी,
महात्मा गांधी और डी होगा अरविंद घोष। तो इसमें से कौन सा सही होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो शिक्षक का कार्य इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है ना। डी का 22-21 का सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी का यह विचार है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, द कोर्ट ऑफ डांसर और पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक हैं। ए महात्मा गांधी, बी टैगोर, सी गिज्जू भाई। इसको सही कर लेना। और डी स्वामी विवेकानंद। तो कौन सा इसमें सही होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो इसका सही आंसर आपने आकलन कर दिया होगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टैगोर होगा। ठीक है ना। टैगोर की दोनों पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है। गीतांजलि भी इनकी काफ़ी पुस्तक है, आप जानते हैं गीतांजलि। ठीक है ना। 10 की रचना है, फिर इसको 13 में जो है क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला। शांति निकेतन काफ़ी इनकी भी ये भी काफ़ी चर्चित है। और नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी इनको, यह भी प्रसिद्ध है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट कर लेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बनाया था। तो निश्चित तौर पर थोड़ा आपको इसका स्तर थोड़ा ऊंचा लगेगा, हाई लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर व्याख्यात्मक क्लास होने से यह हो जाता है कि हमारा और भी जो उससे संबंधित अगल बगल के क्वेश्चन हैं और भी फैक्ट पर हमारी चर्चा हो जाती है। तो निश्चित तौर पर यह आकलन और मूल्यांकन के लिए बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कहीं पर भी कोई आपको डाउट होता है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स पर अपना विचार, अपना वक्तव्य दे सकते हैं।